मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है भौतिक संसार में। मैंने 12th क्लास का एक ठीक ठाक सा टॉपिक लिया है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और मैं श्योर हूँ कि मैं उसको इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्या ये सच में इजीएस्ट वे है, और अगर आपको अच्छे से समझ आया तो फिर आपको बताना है कि क्या आप 12th का पूरा सिलेबस चाहते हो कि इसी तरह विद ग्रेट अंडरस्टैंडिंग इट विल बी कंप्लीटेड। तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? दैट्स योर वर्क एंड माय वर्क स्टार्ट्स राइट नाउ। ओके, सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अपने आप में थोड़ा सा बच्चे सोचते हैं कि डिफिकल्ट है, पर है नहीं, बहुत ईजी है। हम देखेंगे कि कैसे, ठीक है? लेकिन इसको समझने से पहले हमें दो तीन चीजें समझनी होगी, वो मैं साइड में करता हूँ। देखिएगा, पहला तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी? चार्ज कितना है, चार्ज कहाँ रखा है, चार्ज का मीडियम क्या है। मतलब चार्ज कितना है, चार्ज कितनी दूर है, दूसरा वो चार्ज किस मीडियम में रखा है, एक बात। दूसरा, गॉस थ्योरम हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना बनेगा कि उस क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज किया है। दूसरा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें बताती है गॉस थ्योरम। और अगर मैं फाई की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है E डॉट dA, ये होता है हमारा फाई, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के लिए। अब इसमें फिर एक चीज और ऐड हो रही है, क्या? dA। ये क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी एरिया है, उस ये जो dA होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, इसके परपेंडिकुलर dA वेक्टर होता है, वैल्यू इक्वल होती है इसके एरिया के, ठीक है? दो चीजें रखता है, कौन कौन सी? एक तो मैग्नीट्यूड होगा इसके पास, एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड कितना होगा? जिसका वो एरिया वेक्टर है, ठीक है, और डायरेक्शन होगी उस जो वो एरिया पे है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है? समझ आ गया? ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो फिर आगे कुछ भी नहीं, ठीक है? एक चीज और, जो हमारी वॉल्यूम डेंसिटी होती है रो, वो कहती है कि आप चार्ज अपॉन अगर वॉल्यूम कर देंगे तो आपको चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। मान लीजिए आपके पास कोई वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के पास Q चार्ज है, उस वॉल्यूम में कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है? Q। तो फिर अगर आप उस Q को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। तो ये तीन चार चीजें आप, ठीक है, याद रखें। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तीन बातों पर निर्भर करता है। चार्ज कितना है, चार्ज कितनी दूर रखा है, और चार्ज किस मीडियम में रखा है। फिर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, गॉस थ्योरम हमें कहते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू उस क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, Q, उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से तो आपको मिल जाएगी। दो बात होगी। तीसरी, ये भी फाई की डेफिनेशन ही है, तो ये चारों चीजें इक्वल है, ठीक है? फिर अगर एरिया वेक्टर देखना है किसी भी एरिया का, तो इसकी वैल्यू तो होती है उस एरिया के इक्वल, लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी होती है और ये डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? चौथी चीज, जो आपके वॉल्यूम डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, वो मान लीजिए V वॉल्यूम में Q चार्ज है, तो उस Q चार्ज को उस वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है? अब शुरू करते हैं अपना काम। हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सबसे पहले मैं स्फीयर बनाता हूँ। आप कंसीडर करेंगे कि ये स्फीयर है, ना कि सर्कल, लेकिन इस पे ये सर्कल देखिए क्योंकि ये 2D, ठीक है? अब इसके आगे फिर क्या लिखा है? यूनिफॉर्मली चार्ज, तो ये है यूनिफॉर्मली चार्ज। आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब अगर इसके पास V वॉल्यूम है और चार्ज है Q, तो फिर अगर आप Q को V से डिवाइड करके एक क्वांटिटी आपको मिलेगी, मैंने मेंशन किया है, क्या है उसका नाम? रो। रो क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। समझ आ गया? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये मान लीजिए इसके बाद जो टोटल चार्ज है वो प्लस Q। अच्छा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज आप ऊपर नहीं दिखा सकते, सरफेस के सब सारी जगह दिखाना होगा क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह में निकालने हैं। एक तो आउटसाइड, कहीं यहाँ पर मान लीजिए P1 कह देता हूँ, ठीक है? दूसरा इसके सरफेस पर,
मान लीजिए P2 कह देता हूँ, और एक इसके कहीं भी अंदर मान लीजिए P3 कह देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ P1। तो मेरी पहले क्या रहेगी, पहला पार्ट एट अ पॉइंट आउटसाइड। इन चार चीजों का आप ध्यान रखते चलेंगे तो ये हो जाएगा। अब कभी भी अगर आपको गॉस थ्योरम लगानी है तो आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। गॉसियन सरफेस कुछ नहीं होता है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं, वही हमारा गॉसियन सरफेस होता है। तो मुझे कहां पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर मैं इसका जो मेरा स्फीयर है जो मैं लेकर चला, उसकी रेडियस कैपिटल R, इसकी रेडियस कैपिटल R। तो अब मुझे दोबारा ड्रॉ करना होगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं। पेशेंस रखिएगा, आराम से देखते रहिए। ये यूनिफॉर्मली चार्ज, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये आगे मेरा पॉइंट P3, इसकी रेडियस कितनी है सर? जी पॉइंट P1 लिया है। P1 लिया है। ठीक है, इसको मैं P1 ले लिया, ये मैंने P1 लिया। ठीक है, अब मुझे अप्लाई करनी है गॉस थ्योरम, उसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं। ये मेरा क्या बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया। इसकी रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस है R। ठीक है, क्लियर है? इसकी रेडियस कितनी मानी मैंने, स्मॉल r। ठीक है, अब मैं इस पर एक छोटू सा एरिया लिमिट बनाऊंगा। ठीक है, ये मैंने बनाया, चलो यहां नहीं, इधर क्योंकि थोड़ा सा मैसी हो जाएगा तो यहां बना, यहां मैंने एरिया लिमिट बनाया। अब आप स्फीयर सोचो, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर जाना है, तो वो कैसे बना सकता हूं मैं, ऐसे बना सकता हूं। समझ आया? क्यों, ये क्या बन गया मेरा, डीए वेक्टर। और मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी, Q, R और K। ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट आप उठाओगे, सबके लिए चार्ज सेम है, तो चार्ज की डिपेंडेंस हट गई। इस सरफेस के किसी पॉइंट पर देखोगे तो रेडियस सेम है, तो डिस्टेंस की डिपेंडेंस हट गई। मैं कह रहा हूं कि ये जो कंडक्टर है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ये स्पेस में रखा है, तो मटेरियल भी नहीं है, या एयर में रखा है, सपोज कर लेते हैं, K की भी घट गई। तो इसका मतलब चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालूं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालूं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं भी निकालूं, क्या उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, तीनों हमारे लिए सेम होंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उसकी अलग अलग होगी, क्योंकि मैंने प्लस Q चार्ज माना है, तो यहाँ इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, क्योंकि Q से अवे होती है, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, और यहाँ पर ऐसे ही होगी, क्योंकि हर समय इसको क्या रहना है, सरफेस के परपेंडिकुलर रहना है। तो यही कौन है मेरा, E वेक्टर। एरिया वेक्टर तो हो गया, ये है मेरा E वेक्टर। अच्छा, मुझे बताओ एरिया वेक्टर और E वेक्टर के बीच एंगल कितना है, जीरो। वेरी गुड, जीरो है पक्का। चलिए फिर आगे चलते हैं, इतना हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, हम डेफिनेशन से फाई निकालेंगे। डेफिनेशन फाई की ये रही है, क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट dA। ठीक है, इसको अगर मैं खोलूं तो ये आता है E dA cos थीटा। थीटा कितना है, 0, तो cos 0 होता है 1। अब चूंकि ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीजें इंटीग्रल के बाहर ली जा सकती है। तो E dA ये बन गया, dA का इंटीग्रेशन होता है A, तो ये बन गया मेरा E A। अब मैं आपसे पूछूं कि A किसका एरिया है, गॉसियन सरफेस का। ये मैंने ड्रॉ की, चलिए मैं लिखता हूं, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, फिर बात, तो फिर इसकी रेडियस कितनी, R, और ये है स्फेरिकल, तो
एरिया कितना बना E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट समझ लीजिए। इतना क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये इक्वेशन रही मेरी फर्स्ट, ये किससे निकाली मैंने? इसकी डेफिनेशन से। अब मैं गॉस थ्योरम से चलता हूँ। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें आपने एक चीज बस देखनी है कि उस क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है। अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दूं तो इसमें क्यों कर रखा है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या क्या कह सकता हूँ, गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है कि चार्ज है Q, तो और ये है फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बताते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से अगर देखें इक्वेशन 1 का लेफ्ट और इक्वेशन 2 का लेफ्ट सेम है, तो फिर राइट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ की राइट से मुझे, E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको उधर ले जाओ तो मुझे E क्या मिला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए जितनी भी इसमें चीजें यूज हुई है मैंने वो सारी पहले कर लिख दी हैं, सारी बता दी हैं आपको। तो उसी बेस पर उन्हीं सारी चीजों को लेकर मैं यहाँ चला, ठीक है। और मुझे लगता है आपको एक पूरा का पूरा समझ आ गया। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इस डेरिवेशन में कुछ खास बात है, ये जो रिजल्ट इस डेरिवेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिला इसमें कुछ खास बात है, वो मैं बताऊंगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या खास बात है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ और इसकी खास बात आपको बताऊंगा। इसको मैं ऊपर लिखूंगा। हमारा रिजल्ट क्या आया है, E इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमारा रिजल्ट आया फॉर ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड दिस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूं जिसका चार्ज Q हो, इससे R दूरी पर एक पॉइंट लूं P, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बनता है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आउटसाइड पॉइंट्स हैं उन सब के लिए ये गोला गोला नहीं एक पॉइंट है। जितने भी इस गोले के बाहर पॉइंट्स हैं उन सब के लिए गोला क्या बन जा रहा है, एक पॉइंट बन जा रहा है। और ये सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट हो रखा है, उस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं फॉर ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड दिस sphere behaves as if it is a point and all the charge is concentrated at that point। समझ आया, ठीक है। यहाँ एक चीज और समझ आ गया कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है। अब हम देख रहे हैं वेरिएशन कि यहाँ पर जो वेरिएशन है वो कैसे चल रहा है। तो E कैसे चेंज हो रहा है, E कैसे चेंज हो रहा है 1 बाई r, ठीक है। अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूं इसका P2 के लिए। मैं P2 पर निकाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, ये जो मेरा गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है ये तो मैंने P1 के लिए ड्रॉ किया है। P2 के लिए P2 पॉइंट तो यहाँ है, P2 के लिए जो मैं रेडियस लूंगा वो कितनी लूंगा, जो उसकी एक्चुअल रेडियस है, ठीक है। इसका मतलब मुझे कैसे ड्रॉ करना होगा, ये मुझे ऐसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इसका मतलब तो खाली ये हुआ कि एट अ पॉइंट आउटसाइड, इसका मतलब तो ये हुआ, सॉरी, ऑन द सरफेस, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, कि जो मेरा स्मॉल r है बस वो कैपिटल R हो गया, है ना। इन सभी पॉइंट्स के लिए जो स्मॉल r था वो कैपिटल R हो गया। और मैं इसको सीधा यहाँ पुट कर दूं तो
इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये मेरा किसके लिए आ गया? फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस। अरे ये फिर से वही रिजल्ट है जो पॉइंट चार्ज देता है। इसका मतलब जितने भी पॉइंट आप लोग इसके सरफेस पर, उन सब के लिए क्या कह रहा है कि ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ये सारा चार्ज कहां रखा है? इसके सेंटर पे। क्लियर है इतना? बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो जितने भी आउटसाइड पॉइंट्स होंगे और जितने भी ऑन द सरफेस पॉइंट्स होंगे, सब के लिए कैसे बिहेव करेगा? सारा चार्ज इसके सेंटर पे रखा है और फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, अब ये तो था इजी का। अब जरा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो ये आउटसाइड वाला मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीजें। अब हम चलेंगे इनसाइड। तो हम लिखते हैं एट अ पॉइंट इनसाइड। सारी चीजें जितनी मैंने लिखी हैं वो ध्यान रहे, बस पार्ट आ गया है। ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं बस वो ध्यान रहे। अब इसी फिगर को हम लेकर चलेंगे, पॉइंट्स यहां से हटा लेते हैं क्योंकि हमारा काम वहां से हो गया। P1 हमने निकाल लिया, P2 हमने निकाल लिया, अब हम चलते हैं P3 पर। ठीक है, अब P3 मैंने यहां माना कि P3 इस सेंटर से R डिस्टेंस है, स्मॉल। जो P3 पॉइंट है वो इसके सेंटर से कितनी दूर है? R, स्मॉल R। और मैंने इस स्मॉल R को रेडियस मानते हुए क्या ड्रॉ कर लिया? एक गॉसियन सरफेस अंदर में ड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसे रेडियस कितनी इसकी? स्मॉल R। तो मेरा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या अब भी जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्यों ही रहेगा? बट वो तो उसके ऊपर भी है। दोबारा समझो, ये क्यू चार्ज तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, लेकिन मैंने तो इतना वॉल्यूम माना है खाली। तो क्या चार्ज टोटल रहेगा या कुछ कम हो जाएगा? फिर से सुनो क्वेश्चन, फिर से सुनो। ये जो क्यू चार्ज है, एक गोला समझे, उसके अंदर सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन मैंने पूरा गोला नहीं लिया, पूरे गोले के अंदर कोई छोटा गोला माना है। तो क्या इसके अंदर सारा चार्ज रहेगा या थोड़ा कम होगा? कम होगा, फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो चार्ज कट गया ना, ये बाहर वाला चार्ज तो कट गया। बस इसमें यही पॉइंट है कि इसका चार्ज अगर आपको मिल जाए फिर इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम पहले इसका चार्ज ही निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम निकालने के लिए, लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। मेरा गॉसियन सरफेस कौन है इस बार? ये वाला। ठीक है, ये है गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल है, दिख रहा है। चलिए निकालते हैं। अब मुझे बताओ कि टोटल चार्ज कितना है? क्यू। क्यू कैसे मिलेगा? यहां रो देखो, रो, पहले मैं रो निकालता हूं। टोटल चार्ज कितना? क्यू। कितने वॉल्यूम में? ये सर पूरे वॉल्यूम में, तो कितना? 4.3 पाई R3 पूरे वॉल्यूम पे है। अच्छा, अब लेकिन ये यूनिफॉर्म है, किसी भी वॉल्यूम के लिए देखोगे ये सेम रहेगा। अब मुझे इसमें चार्ज चाहिए, क्या मैं मान लूं क्यू डैश है? जब रो इक्वल्स क्यू अपॉन वी है तो क्यू डैश क्या होगा? रो वी डैश होगा। ठीक है, वी डैश क्या है? इसका वॉल्यूम। क्यू डैश क्या है? इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है? रो, वो तो यूनिफॉर्म है, किसी भी वॉल्यूम के लिए ले लीजिए। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि चलिए सर बेसिक डेफिनेशन से चले, चलो उससे चलते हैं। ये रहा रो, मैं इसके लिए निकालना हूं तो क्यू डैश अपॉन वी डैश, ऐसे देख लीजिए, क्योंकि ये तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। समझ आ रही है इतनी बात? तो यहां से क्यू डैश कितना? रो वी डैश, रो की वैल्यू है क्या मेरे पास? कितनी? क्यू अपॉन 4.3 पाई R क्यूब
V डैश है क्या मेरे पास? हाँ। वॉल्यूम मेरे पास रेडियस है तो V डैश भी है, कितना? 4/3 पाई r 3। Yes. ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया तो मुझे Q डैश कितना मिल गया बोलो? Q डैश मुझे मिल गया Q R Q अपॉन कैपिटल R। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस यही है इसका। जहां ये निकला आगे कुछ भी नहीं, आगे जो हमने शुरू में किया था उस साइड के लिए वही करेंगे। फिर से देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है मुझे कि ये जो गॉसियन सरफेस है इससे एसोसिएटेड अगर आपने फ्लक्स निकालना तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला यूज करना, DA। ठीक है, क्या अंदर में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है कि हाँ है? क्या इन सभी पॉइंट्स के लिए ये स्मॉल r डिस्टेंस सेम है? हाँ है। क्या सभी पॉइंट्स के लिए जो अंदर इनक्लोज चार्ज है वो सेम है? हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट होगा इन मैग्नीट्यूड फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस। तो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहां बनाऊं एरिया का, ये लिए बनाया मैंने DA वेक्टर, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर रहना ही है, स्फेरिकल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर रहना ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। तो फिर से कितना बन गया मुझे बताओ? एंगल कितना बना? 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल ये समझ आ गया ना कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। बार बार इस पे जोर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको खोलिए, फाई यहां से कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि ये वेक्टर है, होल कर लिया जाएगा। E DA इक्वल्स 0। कितना? 0 है। E क्या है? मैग्नीट्यूड। ये वो मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर था, डायरेक्शन भी थी, डायरेक्शन सेम नहीं है, हर पॉइंट पर अलग अलग है, लेकिन अब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो बाहर लिया जा सकता है। अंदर में कौन बचा? DA। DA का फिर क्या होगा? A। DA का जो इंटीग्रेशन है वो A है। अब मुझे बताओ एरिया किसका? ये भी हमेशा ध्यान रहे, एरिया किसका लेना है यहाँ पर? गॉसियन सरफेस का। ठीक है, अच्छा, गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी? स्मॉल r, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? ये इक्वेशन 1 मान लो। अब कहां चलते हैं? आज चलते हैं हम गॉस की थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। क्या कहती है कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है तो आपको बस एक ही चीज देखनी है वहां कि उसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड किया है, कितना किया निकाल कर खा के पहले से Q डैश किया है। ठीक है, तो फिर लगा देते हैं 5 इक्वल्स Q डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन 2 इक्वेट कर ले दोनों को। देखना ध्यान से, लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है क्या? इसकी भी और इसकी भी, तो राइट भी दोनों की बराबर होगी। ठीक है, इक्वेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड 2। ठीक है, तो इसको लिखिए E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स Q डैश की मुझे वैल्यू लिखवा दीजिए वहां से, Q R Q ओवर R Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब कुछ कटता हो तो काट देते हैं। यहाँ से देखिए ये पूरी पावर कट गई, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? E इक्वल्स 1 अपॉन, या मैं लिख देता हूँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R। ये आ गया मेरा फार्मूला। ठीक है, क्या पूरे स्फीयर के लिए Q कांस्टेंट है? जी, पूरे स्फीयर के लिए R कांस्टेंट है, मतलब इस पूरी ही सिचुएशन में Q और R कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? R, स्मॉल r पर, कि आप स्फीयर के कितना अंदर है। ठीक है, अच्छा, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली इसी पे डिपेंड कर रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि R स्फीयर के जितना अंदर जाओगे चार्ज उतना घटेगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में Q कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बस ये इस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली R बता यही रहा है कि जैसा आप स्फीयर के अंदर जाओगे चार्ज घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। इतना क्लियर है? तीनों रिजल्ट यहाँ लिखूंगा, फिर ग्राफिकली आपको समझाता हूँ कि अगर ग्राफ आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इनसाइड आउटसाइड स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, चले आगे। तो अब मैं तीनों रिजल्ट आपको यहां लिख करके इससे समझाता हूं एक
ये देखिए ये हमारा, पहले मैं लिख देता हूँ, आउटसाइड कितना था 1/4πε0 Q/r²। कब? जब r बड़ा है कैपिटल R से, आउटसाइड। E इक्वल्स 1/4πε0 Q/r²। कब? जब r इक्वल है r के। फिर E इक्वल्स Q/4πε0 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। कब? जब r छोटा है कैपिटल R के, मतलब पॉइंट कैसे हैं, इनसाइड में। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करता हूं इसका एक ग्राफ। ये मेरा E है, ये मेरा R यहाँ पर वेरिएबल है, कभी ये अंदर में होगा, कभी ये सरफेस के ऊपर होगा, कभी ये सरफेस के बाहर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब तक R की वैल्यू कैपिटल R नहीं हो जाती तब तक ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें तो इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट हो गई। तो फिर क्या स्ट्रेट लाइन बनाएगा जी। तो यहाँ तक, कहाँ तक? जब तक R इक्वल नहीं हो जाता इसके कैपिटल R। तो E यहाँ तक क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्मॉल r के। जैसे ही ये कैपिटल R का आ जाता है तो ये हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, फिर क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है, फिर क्या हुआ, जैसे ही आप R के बाहर चलोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये रिड्यूस होगा। कैसे? ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आया समझ? ठीक है, अब इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब इसके बाद में आपको बस एक चीज और बता दूं कि कई बार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है इस फॉर्म में ना निकलवा करके वो रो की फॉर्म में निकलवा लेता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं। ये समझ आया? क्लियर है सब कुछ? ठीक। तो अब हम ये जो लास्ट वाला हमारा फॉर्मूला है इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे? रो की फॉर्म में लेके आएंगे। E इक्वल्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको रीअरेंज करता हूं। रो क्या है मेरा, ध्यान से देखिए, Q/4/3πr³। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं। Q मैंने यही रखा, ये 4πr³ एक साथ ले आया, इधर कौन बचा, r/0। ठीक है, अब 3 को मैनेज करना है मुझे। 3 को मैनेज करने के लिए मैंने 3 को इससे डिवाइड करा और Q को 3 से डिवाइड किया। यहां नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वही चाहिए, यहां करूंगा। इसको किया और इसको, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 3 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो E क्या बन गया मेरा? अब देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, दिस इज रो। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ρr/3। ठीक है ना? तो कई बार वो इसी फॉर्म में पूछता है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे, ये भी इनसाइड ही है और वो भी इनसाइड ही है। अब अगर पूछे कि डायरेक्शन क्या है, कि अगर चार्ज है +Q तो डायरेक्शन जाएगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, अगर चार्ज है -Q तो डायरेक्शन जाएगी परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक है, यहां दिखा देता हूं। अगर चार्ज कैसा है +Q, जो हम मान के चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये, और अगर चार्ज आप -Q मान लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, प्लस है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये एक डेरिवेशन था, तो मैंने इसमें सारी चीजें आपको समझाई है। बस मेरा यही है कि अगर आपको समझ आए, आपको लगे कि ये तो इजी है, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और फिर मैं आपको 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स तक ऐसे ही सारी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इजी वे में आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।